नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द युग चरण न्यूज। दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। कई दिनों तक चली रस्साकसी के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हो गई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि एक बार उनका कार्यकाल पूरा 5 वर्षों का था, दूसरी बार बहुत छोटा कार्यकाल और अब तीसरी बार एक बड़े बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शाम को 5 बजे, हालांकि महाराष्ट्र के जो बीजेपी के कांग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने कई दिन पहले ही इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी थी, जब तक ये भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उन्होंने बता दिया था कि गुरुवार को 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज शाम को महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे और जैसा कि सब जानते हैं कि कौन लोग आगे बढ़कर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, शिवसेना से और एनसीपी जो अजीत पवार साहब की पार्टी है उनकी पार्टी से। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि शायद जो मंत्री हैं वो शपथ ना ले, उनको आगे शपथ दिलाया जा सकता है या हो सकता है कि कुछ मंत्री भी शपथ ले लें। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, सर्वसम्मति से चुना गया, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे थे उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा उन पंक्तियों पे गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में नरेंद्र मोदी की भी भूमिका रही है? और उसके बाद जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ यानी प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया। ये किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है? और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल की इन तीनों नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने, उसमें जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने कहा इनका तो पता नहीं, मैं तो ले रहा हूं। एकनाथ शिंदे ने चुटकी लेते हुए कहा कि दादा को तो आदत है, सुबह भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं शपथ। तो एक दूसरे पर इस चुटीले अंदाज में जो वार किए जा रहे हैं, ये आपको ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र की राजनीति आगे किस करवट लेने जा रही है। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने जा रहा है। सरकार तो हो सकता है 5 वर्ष चल जाए, लेकिन इस सरकार के अंदर के समीकरण और महायुति गठबंधन के अंदर के समीकरण अगले 6 महीने में बदल जाएंगे, इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है। खैर, हम इस वीडियो में आपको ये बताने के लिए नहीं आए क्योंकि महाराष्ट्र का सारा घटनाक्रम तो आप सबको पता है। हम ये बताने के लिए अब आए हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक बड़े दावेदार देवेंद्र फडणवीस अब एक राज्य के मुख्यमंत्री हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले, बताया जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाह रहा था कि अगर उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, और क्यों ये सवाल खड़ा हो रहा है। दोस्तों देखिए, भाजपा में एक परंपरा रही है एक व्यक्ति एक पद। हालांकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बार ये परंपरा टूटी है, लेकिन कुछ परंपरा जिनका पालन किया जा रहा है उसमें से एक परंपरा ये रही है। जब राजनाथ सिंह 2014 में मोदी की पहली सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बचे हुए कार्यकाल पर अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद दोबारा वो चुनाव लड़के
पूर्ण 3 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन 2019 में अमित शाह को भी नरेंद्र मोदी ने जब अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और गृह मंत्री बना दिया, तो उसके बाद जो उनका बचा हुआ कार्यकाल था वो जेपी नड्डा को दे दिया गया। जेपी नड्डा कार्यवाहक अध्यक्ष बने, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गए और उनका कार्यकाल जो शुरू हुआ वो जनवरी 2020 में हुआ। इस लिहाज से जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष का जो पूर्ण कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। हालांकि संविधान में बदलाव कर दिया गया था बाद में नितिन गडकरी के लिए कि एक व्यक्ति 2 बार अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन जेपी नड्डा को दूसरी बार के लिए पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं बनाया गया। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में और उसमें यह कहा गया, ये प्रस्ताव पारित करवाया गया कि चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो उनके कार्यकाल को अस्थायी तौर पर जून 2024 तक बढ़ा दिया जाए। अब वो जून 2024 की तारीख भी निकल गई, सरकार भी बन गई, लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गए। जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मोदी की सरकार में मंत्री भी बन गए, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होना था, लागू हुआ नहीं। फिर यह कहा गया कि चूंकि अध्यक्ष का चयन करने में समय लगेगा, सदस्यता अभियान चलेगा, फिर निचले स्तर से मंडल अध्यक्ष से चुनाव होगा, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राज्यों के अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आएगी। चीजें टलती रही। अब तकनीकी रूप से भाजपा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जून 2024 के बाद जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल किसने बढ़ाया? क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बढ़ाया, राष्ट्रीय परिषद ने बढ़ाया, संसदीय बोर्ड ने बढ़ाया? इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी या आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप मान लें कि क्या भाजपा में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की डेट में है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अभी भी जो प्रेस रिलीज जारी होती है उसमें जेपी नड्डा को ही अध्यक्ष बताया जाता है। खैर, वो एक अलग मसला है, ये भाजपा का आंतरिक मसला है। भाजपा के एक बड़े नेता कहते भी है कि भाई हमें किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, वो हम तय करेंगे। हमारी पार्टी है, बिल्कुल सही है जनाब, आपकी पार्टी है, आप तय कीजिए किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो ये नियम, कायदे, कानून, ये तमाम चीजें अब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन अध्यक्ष बनना है, चाहे वो जनवरी में हो या फरवरी में हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी जिद है कि वो अपने किसी चेहरे को अध्यक्ष के रूप में आगे लाना चाहते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन लेकर और उनको एक सम्मानजनक विदाई का रास्ता देकर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है, तो अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री आरएसएस को एक दूसरा बड़ा पद भी देने को तैयार हो जाएंगे? तो आरएसएस की तरफ से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ेगा? नहीं होंगे तो भाजपा के अंदर से कौन सा नाम निकलकर सामने आएगा? तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव महाराष्ट्र से आते हैं। हालांकि मतदान से पहले चुनाव के समय जो उनका पैसे बांटते हुए एक वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया था, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें उनके लिए खड़ी हो गई है। क्या भाजपा इस तरह की छवि वाले व्यक्ति को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? बाकी कुछ और नेताओं की बात करें, जैसे कि भूपेंद्र यादव बहुत ताकतवर नेता बन के उभरे हैं, महाराष्ट्र में भी प्रभारी थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन उनका नाम संघ पहले ही खारिज कर चुका है कि प्रधानमंत्री पद पर भी ओबीसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में भी ओबीसी नेता, ये नहीं चलेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की एक महिला नेत्री का भी नाम आ रहा है, सरोज पांडे। उनका नाम भी आगे उभर कर सामने आ रहा है कि क्या बीजेपी महिला मतदाताओं की बढ़ती हुई भूमिका के इस दौर में सरोज पांडे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इस बात को ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में बैठे पार्टी के आला नेता बिल्कुल जेपी नड्डा की तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, जो किसी भी फैसले पर किंतु परंतु ना करे। कई और तमाम नाम आ रहे हैं। दुष्यंत गौतम दलित नेता है, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सरोज पांडे जैसे मैंने आपको जिक्र किया, उपाध्यक्ष हैं पार्टी की। सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव है, वो यूपी के संगठन महासचिव पहले रह चुके हैं, अभी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और अन्य कई राज्यों की जिम्मेदारी उनके पास है। इन तमाम नामों के बीच एक नाम और उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब 2012 में ये नरेंद्र मोदी तय कर चुके थे कि मुझे दिल्ली की राजनीति में जाना है, तो उन्होंने एक एक करके अपने नेताओं को दिल्ली में
बढ़ाना शुरू कर दिया। दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने अपने करीबी अमित शाह को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली पार्टी में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, जहां से खुद प्रधानमंत्री को आगे चलकर वाराणसी का चुनाव लड़ना था लोकसभा का। योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल वैसा ही करते नजर आ रहे हैं। अपने एक करीबी अधिकारी को उन्होंने दिल्ली में बड़े पद पर सेट करवा दिया है। अपने एक करीबी नेता जो गोरखपुर से आते हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए विधानसभा की सीट छोड़ी है, राधा मोहन दास अग्रवाल, उनको जेपी नड्डा वाली पार्टी इकाई में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। कर्नाटक और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की जिम्मेदारी दी थी। तो अगर योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर है, पावरफुल है और उनको 2029 या 2028 में दिल्ली की राजनीति में आना है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानजनक विदाई देने का कोई फॉर्मूला तैयार हो गया है, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ये चाहेंगे कि उनके गुट का उनका कोई करीबी व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो राधा मोहन दास अग्रवाल साहब भी सबसे आगे हैं। इस बीच में कई और नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल है, केंद्र सरकार में मंत्री है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है, एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के सुरक्षाकर्मी रहे हुए थे, उनके पीएसओ थे, तो मुलायम सिंह यानी यादव परिवार के दावपेच को अच्छी तरह से समझते हैं। उनका नाम भी आ रहा है, बोलते बहुत अच्छा है। उनका नाम भी कहा जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक नाम और उभर कर सामने आ रहा है, राजस्थान के नेता। एक जमाने में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, मुख्यमंत्री का पद तो नहीं मिला, लेकिन जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो उनको गुजरात का महासचिव बनाया गया था। मैं बात कर रहा हूं ओम माथुर साहब, राज्यपाल हैं फिलहाल। उनका नाम भी बड़ी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उन पर बहुत भरोसा करते हैं और गुजरात के प्रभारी रहते हुए ओम माथुर ने उस समय जो संसदीय बोर्ड में जो तमाम दिग्गज नेता थे, जिसमें से कुछ मोदी के खिलाफ भी थे, उनसे बचाने का काम भी नरेंद्र मोदी को किया था उम्मीदवारों के चयन को लेकर। ओम माथुर का भी नाम आ रहा है। तो ये तमाम समीकरण जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें से अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या आरएसएस की चलेगी, नरेंद्र मोदी की चलेगी, अमित शाह की चलेगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चलेगी? और सबसे बड़ा बात जो है कि अगर इन सब की नहीं चली और मान लीजिए गुजरात लॉबी की चली, तो क्या गुजरात की लॉबी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों से आने वाले किसी नेता को पार्टी की कमान सौंपेगी? या फिर वो हिमाचल प्रदेश जैसा कोई छोटा सा राज्य चुनेंगे जहां से 4 लोकसभा सांसद चुनकर आते हैं? अगर इस फॉर्मूले पर चलेंगे तो फिर अनुराग ठाकुर का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में हो सकते हैं। सांसद है हिमाचल प्रदेश से। जेपी नड्डा जब मंत्रिमंडल में गए तो हिमाचल प्रदेश से एक ही व्यक्ति को मंत्री बनना था, सांसद को, तो उनका नाम जो है वो कट गया, मंत्रिमंडल से ड्रॉप हो गए। उस समय भी ये कहा गया था कि पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो क्या अनुराग ठाकुर पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? ये तमाम नाम अभी चर्चा में है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र का फैसला अब हो गया है, तो अब आने वाले 10-15 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर बहुत सुगबुगाहट होगी। कई नाम आपके सामने आएंगे। इन नामों में से कोई नाम होगा या कोई चौंकाने वाला नाम होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा में अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए एक बार फिर से शह और मात का खेल शुरू हो गया है। मुंबई से लेकर लखनऊ तक, गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर अब रेस तेज हो जाएगी। और नागपुर तो इसका सेंटर है ही, दिल्ली तो इसका सेंटर है ही। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय से लेकर दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक आवास है, से लेकर कृष्णा मेनन मार्ग, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आधिकारिक आवास है, जो एक जमाने में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का आवास हुआ करता था। तमाम जगहों पर हलचल तेज हो जाएगी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, क्योंकि पार्टी का जो भी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो किस गुट का होगा, किस राज्य का होगा, ये समीकरण ये तय करेगा कि सरकार यानी मोदी सरकार कार्यकाल किस तरह से चला पाएगी, किस तरह से कामकाज कर पाएगी। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि चूंकि ओबीसी देश का प्रधानमंत्री है, तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष
अगड़ी जाति का ही होगा, जिसको अंग्रेजी में अपर कास्ट कहते हैं। अब वो ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, भूमिहार होगा या बनिया होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें जनवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।